हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता हो गया होगा कि जो आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो अप्लाइड केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि आपके इस सब्जेक्ट में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से नए चैप्टर्स आपके ऐड किए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आपको पढ़ने हैं। तो बेसिकली आज की हमारी ये वीडियो आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कशन के बारे में होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं अप्लाइड केमिस्ट्री की तो कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, ध्यान से समझना आप सभी लोग। सबसे पहले अगर बात करें अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो अप्लाइड केमिस्ट्री है आपका पेपर पहले आपको पता है 50 नंबर का होता था। पहले कितने नंबर का होता था आपका एक्सटर्नल पेपर? आपका 50 नंबर का होता था। अब ये आपका पेपर है 60 नंबर का होगा, यानी कि 10 नंबर आपके और बढ़ गए। हालांकि इसके साथ साथ 10 नंबर के साथ साथ और क्या बढ़ाया गया, पहले जो आपका पेपर होता था वो 2.5 घंटे का होता था, लेकिन अब आपका ये पेपर जो है 3 घंटे का होगा। तो 60 नंबर आपके तो एक्सटर्नल हो गए, यानी कि जो आप बोर्ड का एग्जाम देंगे। इसके अलावा आपको जो है 40 नंबर अगर बात किया जाए यहाँ पे आपको इंटरनल थ्योरी में आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगे और 60 नंबर आपके जो है केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल भी होंगे, यानी कि 100 नंबर आपके कॉलेज की तरफ से, 60 नंबर आपका जो है बोर्ड एग्जाम। और इसके साथ साथ जो आपका एग्जामिनर आएगा वो एक एग्जामिनर 40 नंबर का वाइवा लेगा, यानी कि आपके 40 नंबर इधर। तो टोटल मिला जुला के आपका केमिस्ट्री का जो वेटेज रहने वाला है आपके इस सेमेस्टर में 200 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि 100 नंबर कॉलेज की तरफ से और 100 नंबर जो है आपका एक्सटर्नल एग्जाम की तरफ से आपका होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगर बात करें अप्लाइड केमिस्ट्री में टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं। इस अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर आपको कौन कौन से यूनिट है? सबसे पहला फर्स्ट यूनिट है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन। फर्स्ट यूनिट को अगर देख के बताया जाए तो इसमें आपको टोटल 3 चैप्टर को एक साथ ही इंक्लूड कर दिया गया है। पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा केमिकल बॉन्डिंग एंड थर्ड चैप्टर है सॉल्यूशन। ठीक है, तो तीनों चैप्टर को एक साथ ही इंक्लूड करके एक यूनिट का नाम दे दिया गया। तो पहले यूनिट में आपको इन्हीं तीनों चैप्टर के बारे में पढ़ना है। सेकंड चैप्टर आपका यूनिट सेकंड चैप्टर जो है आपका वो है वाटर के बारे में, यानी कि वाटर के बारे में पढ़ेंगे आप। और थर्ड यूनिट है आपका जो है इंजीनियरिंग मटेरियल। थर्ड यूनिट कौन सा आपका? इंजीनियरिंग मटेरियल। फोर्थ यूनिट है आपका केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स, यानी कि इसमें फ्यूल और लुब्रिकेंट को मिलाकर के इसमें कर दिया गया इस यूनिट के अंदर। और लास्ट यूनिट जो आपका होने वाला है वह है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर है आपको? चलिए अब बात करते हैं यूनिट वाइज आपको कौन कौन से डिटेल टॉपिक्स यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में टोटल कुल मिला के आपको 9 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से वो 9 टॉपिक हैं? सबसे पहले आपको पढ़ना है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब देखो यहाँ पे सीधे सीधे दे दिए गए हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम बेसिक से जानेंगे कि ये जो आपका एटम्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, एनोड किरण क्या है, और आपका कैथोड किरण क्या है, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, किस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हुई, फिर उसके बाद से आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, फिर उसके बाद से हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल। ठीक है, चलिए सबसे पहला टॉपिक आपका रदरफोर्ड का मॉडल जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इसको आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद से आपको पढ़ना है बोर थ्योरी, यानी कि बोर का एटॉमिक थ्योरी आपको पढ़ना है। और इसी बोर के एटॉमिक थ्योरी के बेस पे आपको जो पढ़ना होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो 2 टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ना है। एक तो बोर थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना है कि बोर थ्योरी क्या है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको पढ़ना है कि जो आपका बोर का एटॉमिक मॉडल था, बोर का मॉडल था एटॉमिक मॉडल, उसके बेस पे आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में यहाँ पे पढ़ना होगा सेकंड टॉपिक में। थर्ड जो टॉपिक आपका दिया हुआ इस चैप्टर के अंदर आपका जो है फर्स्ट यूनिट के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर उसके बाद से जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होने वाला है वो है क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या आपको पढ़ना है ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, यानी कि कक्षक के बारे में, कक्षक के बारे में। फिर आपको पढ़ना है इस ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के शेप के बारे में आपको पढ़ना होगा, यानी कि एसपीडीएफ जो है ऑर्बिट के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद से आपको पढ़ना है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि पाउली के अपवर्जन नियम के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे हुंड का रूल आपको पढ़ना है। किसके बाद में आपको हुंड का नियम पढ़ना है। फिर उसके बाद से अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ का नियम। और उसके बाद से लास्ट टॉपिक जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। तो कुल मिला जुला के अगर आपको देखा जाए तो टोटल 9 टॉपिक है। इस 9 टॉपिक को आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। क्लियर? चलिए इस 9 टॉपिक की बात करूं तो मैं आपको जो है 4 से 5 लेक्चर, ठीक है, 4 से 5 लेक्चर में ये आपका टोटल 9 टॉपिक में आपको पूरी तरीके से बिल्कुल अच्छे से आपको करवा दूंगा। क्लियर? चलिए इसके बाद से सेकंड टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ना है, एक चैप्टर के हिसाब से देख लिया जाए तो आपको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो आपको केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ेंगे कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग के कारण, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग किस प्रकार से बनते हैं, रासायनिक बंधन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर उसके बाद से आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ बॉन्ड,
बॉन्ड के प्रकार के बारे में आपको पढ़ना है, केमिकल बॉन्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपको पढ़ना है एक तो आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, फिर उसके साथ साथ आपको कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है, और इसके साथ साथ आपको जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो 3 बॉन्ड के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आयनिक बॉन्ड में जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है NaCl के बारे में पढ़ लिया आपने, कोवैलेंट बॉन्ड में आपने हाइड्रोजन फ्लोरीन, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BeCl2 BF3CH4 NH3, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। H2O जल, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जैसे कि NH4 अमोनियम हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद से एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ NH3, यानी कि अमोनिया का जो है असामान्य प्रॉपर्टी यानी कि असामान्य गुण के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। H2O ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण किस तरह से H2O का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। और मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें यानी कि केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, कोशिश करेंगे 1 से 2 लेक्चर के अंदर इसको जो है आसानी से बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आपको आ जाएगा। इसके बाद है आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर जो आपका लास्ट चैप्टर की अगर हम बात करें वो है आपका सोल्यूशन। तीसरा चैप्टर मैंने बोला कि आपको फर्स्ट यूनिट 3 चैप्टर को मिलाकर के एक में कर दिया गया, तो हम इसके हिसाब से तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे सोल्यूशन के बारे में। अब सोल्यूशन यानी कि हम इसे कहते हैं विलयन कह देते हैं या फिर इसे घोल भी कह देते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे विलयन यानी कि घोल के बारे में। सोल्यूट क्या होता है, विलय क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, विलायक क्या होता है, एंड सोल्यूशन यानी कि घोल या फिर विलयन क्या होता है। मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी कि घोल को यानी कि विलयन के सांद्रण का मेथड, विलयन के सांद्रण का मेथड का आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, जिसमें आपको पढ़ना है मोलरिटी के बारे में। मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है, ppm क्या है, मास परसेंटेज क्या होता है, एंड वॉल्यूम परसेंटेज एंड मोल फ्रैक्शन क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज्यादा डिटेल से, आपको आसानी से सारी चीजें जो है क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब आइए चलते हैं अपने सेकंड यूनिट की ओर। सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है जल के बारे में, यानी कि वाटर के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें जो आपको दिया गया है वह दिया गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ, यानी कि आपको पता है पृथ्वी पे पानी के बारे में 71% पूरा जल ही जल है। ये जो जल है 71% जल हमारी पृथ्वी पर, इसका किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, हम इसको पाई चार्ट या फिर ग्राफ चार्ट के माध्यम से समझेंगे। पाई चार्ट या फिर बार डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि मान लो कितना परसेंट पानी समुद्र में है, कितना परसेंट पानी नदियों में है, कितना परसेंट पानी झील में है, कितना परसेंट पानी भूमिगत स्रोत से आता है। ठीक है, इन सभी के बारे में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा यहाँ पे समझेंगे। फिर उसके बाद से जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर बेस्ड ऑन सोप टेस्ट, यानी कि सोप टेस्ट के माध्यम से हम जो है पानी का क्लासिफिकेशन करेंगे। किसमें क्लासिफिकेशन करेंगे, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर में क्लासिफिकेशन हम इसका करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो उसके बाद पढ़ेंगे आप सॉल्ट कॉजिंग वाटर हार्डनेस, यानी कि जो हार्ड वाटर होता है उसके क्या कारण है इसके बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि ऐसे कौन से कारण है जिससे आपका पानी जो है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, इसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। यूनिट ऑफ हार्डनेस एंड सिंपल न्यूमेरिकल ऑन वाटर हार्डनेस, यानी हार्डनेस का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ हार्डनेस का यूनिट क्या होगा, और इसके में आपको सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है। वाटर हार्डनेस में सिंपल न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं, आपसे पूछेगा सिंपल साधारण सा न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट आपका कॉज ऑफ पुअर लेदरिंग ऑफ सोप इन हार्ड वाटर, ठीक है, यानी कि पुअर लेदरिंग का मतलब है कम झाग बनना है, यानी कि आपको पता है जो हार्ड वाटर होता है उस हार्ड वाटर में अगर बात किया जाए सोप का झाग जो होता है कम बनता है। ठीक है, झाग क्या होता है, हार्ड वाटर में अगर साबुन वगैरह हो झाग जो है कम बनता है या फिर न के बराबर बनता है, तो इसका क्या कारण होते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक जो आप पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ वाटर हार्डनेस बाय एडिटा, ठीक है, यानी कि जो आपका वाटर हार्डनेस है, वाटर हार्डनेस के क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। किस मेथड के द्वारा, ETDA मेथड के द्वारा आपको यहाँ पे वाटर हार्डनेस के मेजरमेंट को आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर इसके बाद से इसी में आपको पढ़ना है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स के बारे में, यानी कि TDS के बारे में आपको पढ़ना है। और इसका लास्ट टॉपिक जो आपका है यहाँ पे अल्कलिनिटी एस्टिमेशन, ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, अल्कलिनिटी एस्टिमेशन के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद से इसी वाटर यूनिट के अंदर आपको 3 टॉपिक और पढ़ने हैं। कौन कौन से 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ना है इसी के अंदर वाटर सॉफ्टिंग टेक्निक, यानी कि अगर हार्ड वाटर है तो हम उसको सॉफ्ट वाटर में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको उसके बारे में पढ़ना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोडा लाइम प्रोसेस के द्वारा हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन क्या होता है सोडा लाइम प्रोसेस, किस प्रकार से इसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। फिर आपका जियोलाइट प्रोसेस के द्वारा हम कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस के द्वारा जो है सॉफ्ट वाटर को में जो है हार्ड वाटर को बदला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमें इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है।
फिर इसके बाद से जो सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना है म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि नगर निगम जो होता है ना, उस नगर निगम के द्वारा जो जल उपचार किए जाते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। ब्रीफ में आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन के बारे में। इसके बारे में आपको पढ़ना है, यहाँ पे अवसादन के बारे में यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, दूसरा आपका है कोआगुलेशन के बारे में आपको पढ़ना है। कोआगुलेशन का सिंपल सा हिंदी में कहते हैं संयोजन। क्या कहते हैं? संयोजन। संयोजन कौन सा प्रोसेस है? ठीक है। तीसरा आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बारे में हालांकि आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, जिसे हम कहते हैं हिंदी में छानना। क्या कहते हैं? छानना। ठीक है। फिर इसके बाद से है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं कीटाणु। ठीक है, क्या कहते हैं? कीटाणु शोधन। कीटाणु शोधन हमेशा हिंदी में कहते हैं। कीटाणु शोधन हमेशा हिंदी में कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो शहरों में पानी आता है उस पानी में क्लोरीन मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? क्लोरीन मिला दिया जाता है उस पानी को शुद्ध करने के लिए, यानी कि कीटाणु वगैरह को मारने के लिए। तो इसके बारे में हम यहाँ पे इस म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद से इसमें आपको थर्ड टॉपिक जो आपको पढ़ना है इसी के अंदर वाटर फॉर ह्यूमन कंजप्शन फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, यानी कि मनुष्य के पीने के लिए और खाना बनाने के उद्देश्य से जो वाटर होता है आपको पढ़ना है। उसके पानी के बारे में आपको पढ़ना है और किस पानी के बारे में आपको पढ़ना है। इन सभी चीजों के लिए, यानी कि पीने के लिए या फिर कुकिंग के पर्पज के लिए पानी किस किस सोर्स से आता है, फ्रॉम एनी वाटर सोर्सेज, इन सभी सोर्सेज के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। एंड उसके साथ साथ एनलिस्ट इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पीने के पानी के लिए भारतीय मानक कौन कौन से हैं। क्या भारतीय मानक माना गया है कि इस लेवल का अगर आप पानी पीते हैं तो आप शुद्ध पानी पी रहे हैं या फिर जो है आप अशुद्ध पानी पी रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। ठीक है। कलेक्ट डेटा एंड अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड्स, यानी कि कलेक्ट डेटा कलेक्ट करना है और उसके स्टैंडर्ड्स को जो है यहाँ पे हमें समझना है। आई होप आपको सेकंड यूनिट यानी कि वाटर आपका यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने, कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलते हैं थर्ड यूनिट की ओर चलते हैं। थर्ड यूनिट है आपका इंजीनियरिंग मटेरियल। यहाँ पे आपको जो पढ़ना है इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में आपको बेसिकली पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक इसमें आपका नेचुरल अकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी कि जो मेटल्स होते हैं उनका प्राकृतिक उत्पादन किस प्रकार से होता है, प्राकृतिक उद्भव किस प्रकार से होता है, आपको उसके बारे में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मिनरल्स, आपको पता है हमें जो है डायरेक्ट मिनरल्स और ओर से यानी कि अयस्क हमें डायरेक्ट प्राप्त होता है। हमें ऐसा नहीं डायरेक्ट हमें लोहा प्राप्त हो जाता है पृथ्वी के अंदर से, हमें एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है पृथ्वी के अंदर से। हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है मिनरल्स और ओर से हमें प्राप्त होता है, यानी कि खनिज और अयस्क प्राप्त होते हैं। इसी खनिज और अयस्क के बारे में पढ़ना है। तो किस किस के खनिज और अयस्क के बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है आयरन यानी कि लोहे के खनिज और अयस्क के बारे में पढ़ना है, एल्यूमिनियम के खनिज और अयस्क के बारे में पढ़ना है, एंड कॉपर के खनिज और अयस्क के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। फिर इसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक आपका गैंग्यू। गैंग्यू क्या होता है? एक प्रकार से जब आप अयस्क निकालते हैं उस अयस्क के साथ ऐसी बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं, जो बेकार होते हैं, उसे क्या कहते हैं? गैंग्यू। इसके बारे में हम डिटेल से आपको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद से फ्लक्स होता है, स्लैग होता है और उसके बाद से आपका आता है मेटलर्जी। ठीक है। इन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। गैंग्यू क्या है, फ्लक्स क्या है, स्लैग क्या है और मेटलर्जी क्या है। ठीक है। चलिए, ब्रीफ अकाउंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, यानी कि ये क्या है आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। ठीक है। तो हम जो है मेटलर्जी के आपको जो है जनरल प्रिंसिपल यानी कि सामान्य सिद्धांत के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद से एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ओर यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस का यूज करके, ब्लास्ट भट्टी का यूज करके हम जो है हेमेटाइट अयस्क के द्वारा किस प्रकार से हम आयरन को प्राप्त करते हैं, क्या इस प्रकार से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं हेमेटाइट अयस्क से, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर इसके बाद से जो नेक्स्ट आपको टॉपिक इसी में पढ़ना है एल्यूमिनियम फ्रॉम बक्साइट एमॉन्ग विथ रिएक्शंस, यानी कि बक्साइट अयस्क के द्वारा किस प्रकार से हम एल्यूमिनियम को प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। और विथ रिएक्शंस, यानी कि रिएक्शंस के साथ में आपको ये सारी की सारी चीजें, यानी कि अभिक्रिया के साथ में ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी होगी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है एलॉय, यानी कि मिश्र धातु। तो सबसे पहले मिश्र धातु होता क्या है, इसके डिफिनीशन के बारे में आप पढ़ेंगे। दूसरा आपको पढ़ना है पर्पज ऑफ द एलॉइंग, यानी कि मिश्र धातु के क्या उद्देश्य होते हैं, हम किस प्रकार से मिश्र धातु को मिला करते हैं। आपको पता है बहुत सारी धातु मिलाकर देते हैं, एक या दो से अधिक धातु को मिला दिया हमने तो मिश्र धातु हो गया। ये जो हम मिश्र धातु बना रहे हैं तो हमें इसको बनाने के पीछे क्या पर्पज रहा है, क्या उद्देश्य रहा है, इसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। तीसरा आपका फेरस एलॉय, यानी कि लौह मिश्र धातु, एंड नॉन फेरस
एलॉय यानी कि नॉन फेरस एलॉय यानी कि जो है आपका अलौह मिश्र धातु विथ सुइटेबल एग्जाम्पल के साथ में आपको लौह आपका जो है मिश्र धातु, ठीक है, और अलौह मिश्र धातु के बारे में आपको यहाँ पे समझना होगा। प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, ये जो आपका एलॉय मिश्र धातु है उन सभी मिश्र धातु यानी कि चाहे आपका लौह मिश्र धातु की बात किया जाए या फिर अलौह मिश्र धातु की बात किया जाए यानी कि फेरस और नॉन फेरस एलॉय की बात किया जाए, तो यहाँ पे उसके प्रॉपर्टीज भी आपको पढ़ने हैं और प्रॉपर्टीज के साथ साथ यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के बारे में भी यहाँ पे आपको पूरी तरीके से पढ़ना होगा। क्लियरली समझ में आया आपका? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आपको पढ़ना है वो पढ़ना है जनरल केमिकल कंपोजिशन यानी कि सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। कंपोजिशन बेस्ड एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? कंपोजिशन बेस्ड एप्लीकेशंस यहाँ पे आपको पढ़ने हैं, ठीक है, यानी कि अभिक्रिया बेस्ड आपको एप्लीकेशन पढ़ने हैं। जितने भी अभिक्रिया आपको बताए जाएंगे उन सभी के एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको ध्यान समझना है, एलिमेंट्री आइडिया ओनली, डिटेल सबमिटेड, यानी कि सिर्फ आपको एलिमेंट्री आइडिया ही पढ़ने हैं, यानी कि बहुत ज्यादा डीप में आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़नी। नेक्स्ट आपका है पोर्टलैंड सीमेंट एंड हार्डनिंग, ठीक है, किसके बारे में आपको पढ़ना है? पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में आपको पढ़ना है और हार्डनिंग के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद से आप पढ़ेंगे ग्लासेज के बारे में, कांच के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से आपको पढ़ना है रिफैक्टरी एंड कंपोजिट मटेरियल, यानी कि रिफैक्टरी मटेरियल कौन से होते हैं, रिफैक्टरी मटेरियल कौन से होते हैं, उसके साथ साथ कंपोजिट मटेरियल कौन से होते हैं, यहाँ पे उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। क्लियर? उसके बाद से जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वो आपका आता है पॉलीमर। पॉलीमर आपका हालांकि पहले एक प्रकार से नया चैप्टर हुआ करता था, ठीक है, अब जो है एक साथ इसी इंजीनियरिंग मटेरियल में ऐड कर दिया गया आपका पॉलीमर यानी कि, ठीक है। तो पॉलीमर में आपको सबसे पहले पढ़ना है आपको मोनोमर के बारे में। मोनोमर क्या होता है? बहुलक, यानी कि पॉलीमर को हिंदी में कहते हैं बहुलक और मोनोमर कहते हैं एकलक, ठीक है। तो मोनोमर क्या है? होमो एंड कोपॉलीमर्स क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा आपसे। सिंपल रिएक्शन इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन एंड दियर एप्लीकेशन ऑफ द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि सबसे पहले आपको समझना होगा थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। जो आपने प्लास्टिक देखा है, प्लास्टिक के दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इन दोनों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है विद सिंपल रिएक्शन के साथ में, और एप्लीकेशन भी आपको इन दोनों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। किस किस चीज का यहाँ पे यूजिंग दिया हुआ है? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीएस, पीटीएफई, नाइलॉन 6 एंड बेकेलाइट, ठीक है, क्या है? एंड बेकेलाइट के बारे में यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। ये सारे के सारे कैसे हैं? प्लास्टिक के ही उदाहरण है, यानी कि प्लास्टिक ही है सारे के सारे, ठीक है। इन सभी के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। उसके बाद से आपको पढ़ना है रबड़ एंड वल्कलाइजेशन ऑफ रबड़, ठीक है, रबड़ के बारे में पढ़ना और रबड़ के वल्कलाइजेशन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर इस प्रकार से आपका ये जो आपका थर्ड यूनिट है यहाँ पे आपको जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लास्ट टॉपिक जो आप पढ़ेंगे रबड़ के बारे में ही पढ़ेंगे। उसके बाद से आपका थर्ड यूनिट जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपका फोर्थ यूनिट आता है। फोर्थ यूनिट है आपका केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स, यानी कि सबसे पहले आपको फ्यूल्स यानी कि ईंधन के बारे में पढ़ना है, फिर लुब्रिकेंट्स यानी कि स्नेह के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि अगर हम इस प्रकार से डिवाइड करें तो आपका पहला चैप्टर आपका फ्यूल हो गया, चौथे यूनिट में सेकंड चैप्टर आपका हो गया लुब्रिकेंट्स। तो सबसे पहले हम फ्यूल की बात करेंगे। फ्यूल क्या होता है, फ्यूल क्या होता है एंड कंबस्टन ऑफ फ्यूल, फ्यूल का दहन किस प्रकार से होता है, फ्यूल का दहन क्या है, फ्यूल का दहन करने पे कितनी एनर्जी जो है जनरेट होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल के क्लासिफिकेशन, फ्यूल के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के फ्यूल्स होते हैं। कैलोरिक वैल्यू, फ्यूल के कैलोरिक वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला ना कि जब फ्यूल को दहन करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कैलोरी उत्पन्न होगा, तो कैलोरिक वैल्यू के पढ़ेंगे। हाई कैलोरिक वैल्यू एंड लो कैलोरिक वैल्यू के बारे में यहाँ पे आपसे डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद से आपको पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ हाई कैलोरिक वैल्यू एंड लो कैलोरिक वैल्यू यूजिंग डुलोंग फार्मूला। डुलोंग फार्मूला का यूज करके आपको पढ़ना है हाई कैलोरिक वैल्यू एंड लो कैलोरिक वैल्यू का जो है कैलकुलेशन यहाँ पे करना होगा। फिर इसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वो आता है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल सॉलिड फ्यूल, यानी कि कोल सॉलिड फ्यूल के प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद से आपका पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल एंड डीजल के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। फ्यूल रेटिंग आपको पढ़ना है, ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। फ्यूल रेटिंग में आपको क्या पढ़ना है? ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर, क्लियर। फिर उसके बाद से आपका जाता है केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन, कैलोरीफिक वैल्यू एंड एप्लीकेशन ऑफ एलपीजी, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन के बारे में आपको पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको पढ़ना है कैलोरीफिक वैल्यू
एंड एप्लीकेशन ऑफ एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर उसके बाद से आपको पढ़ना है वाटर गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस एंड बायोगैस। अब ध्यान समझना, ये जितने भी गैसेज यहाँ पे दिए गए हैं इन सभी गैस के आपको कैलोरिक वैल्यू को आपको पढ़ना है, कैलोरिफिक वैल्यू के बारे में आपको पढ़ना है, और उसके साथ साथ इन सभी गैसेज का आपको जो है एप्लीकेशंस पढ़ना है, यानी कि अनुप्रयोग, यानी कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है वहां उसके बारे में आपको यहाँ पे सारी चीज जो है डिटेल से आपको यहाँ पे कवर करनी होंगी। क्लियर? चलिए, इसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है लुब्रिकेशन के बारे में, लुब्रिकेंट के बारे में, यानी कि हिंस को कहते हैं हिंदी में स्नेहक, स्नेहक के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है लुब्रिकेशन क्या होता है, लुब्रिकेशन क्या है, उसके बाद आपको लुब्रिकेशन के फंक्शन क्या होता है, लुब्रिकेशन की विशेषता क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड लुब्रिकेशंस, यानी कि जो अच्छे स्नेहक होते हैं उनके फंक्शंस क्या है, उनकी विशेषता क्या है, उनके गुण क्या होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा लुब्रिकेशन के अंदर। फिर इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, लुब्रिकेशन को किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं, इसके टाइप्स के बारे में आपको पढ़ना होगा एग्जांपल के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा लुब्रिकेशन मैकेनिज्म। लुब्रिकेशन मैकेनिज्म में आप किसके बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोडायनेमिक एंड बाउंड्री लुब्रिकेशन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, हाइड्रोडायनेमिक एंड बाउंड्री लुब्रिकेशन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे पढ़ना है लुब्रिकेशन का, जिस प्रकार से आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ना है, आपको विस्कोसिटी, यानी कि लुब्रिकेशन में विस्कोसिटी क्या गुण पाया जाता है, तो क्या है ये विस्कोसिटी का गुण, विस्कोसिटी इंडेक्स आपको यहाँ पे पढ़ना है, ऑयलनेस आपको पढ़ना है, फ्लैश एंड फायर पॉइंट आपको पढ़ना है, कुड एंड पोर पॉइंट, आपको यहाँ पे सिर्फ कुड और पोर पॉइंट के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो विस्कोसिटी के यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी जितने होंगे, सॉरी लुब्रिकेशन के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे सारी चीजें आपको डिस्कस करनी होंगी आपके साथ। क्लियर? फिर इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक जो आता है केमिकल प्रॉपर्टी। लुब्रिकेशन के फिजिकल प्रॉपर्टी जब आप पढ़ चुके होंगे, फिर इसके बाद से हम लुब्रिकेशन के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ना है आपको, कोक नंबर क्या होता है, टोटल एसिड नंबर क्या होता है, एंड आपको सेपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है ऑफ लुब्रिकेशन, यानी लुब्रिकेशन के सेपोनिफिकेशन वैल्यू, एसिड नंबर और आपका टोटल एसिड नंबर एंड कोक नंबर क्या होता है, ये आपको जो है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको पढ़नी होगी। लुब्रिकेशन के आपको जो है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये सारी चीजें यहाँ पे आपके साथ में कवर कराई जाएंगी। आई होप आपको सारी की सारी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे कि 4th यूनिट में आपको कौन कौन सी चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी है। चलिए लास्ट यूनिट की ओर चलते हैं। लास्ट यूनिट है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन से आपको टॉपिक्स कवर करने होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। इसके बारे में पढ़ना है आपको, ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ना है, रिडक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से आपको पढ़ना है रेडोक्स रिएक्शन, यानी कि रेडोक्स अपक्रिया क्या होती है, इसके बारे में यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। यानी कि अपचयन के बारे में आपको पढ़ना है, ऑक्सीडेशन के बारे में आपको पढ़ना है, और रेडोक्स रिएक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। और आपको बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीजें बिल्कुल जो है आपको एक प्रकार से रिएक्शन के साथ में सारी चीजें बहुत ही क्लियर वे में आपको समझाऊंगा, ताकि आपकी न सिर्फ जो है आपके डिप्लोमा एग्जाम में काम आए, बल्कि आप जब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे वहां पे भी ये सारी की सारी चीजें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडोक्स रिएक्शन पूछा जाता है, तो वहां पे भी आपके सारे ये पॉइंट जो है काम आ जाएंगे आपके। फिर उसके बाद से आपका आता है डिफिनीशन ऑफ टर्म्स, यानी कि कुछ चीज के आपके कुछ टर्म्स आपके दिए रहेंगे, उसके डिफिनीशंस आपके पूछ सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट विथ सुइटेबल एग्जांपल्स, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स आपको पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, और इनका एग्जांपल आप जो है दे करके समझाओ। फिर उसके बाद से आपको पढ़ना है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सिर्फ आपको पढ़ना है, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस में आपका जो फैराडे का लॉ है ये आपको यह पढ़ना है। उसके बाद से कुछ सिंपल न्यूमेरिकल जो है हम इसके बाद यहाँ पे जो है डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। फिर इसके बाद से आपका आता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमेटलर्जी के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद से आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोप्लांटिंग के बारे में इलेक्ट्रोप्लाइटिक के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद से आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। क्लियर? चलिए, फिर उसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं उसके क्या एप्लीकेशंस होंगी, वो आपको उसको बारे में पढ़ना होगा। इसमें आपको पढ़ना है प्राइमरी सेल्स एंड ड्राई सेल्स। प्राइमरी सेल्स में आपको क्या पढ़ना है, ड्राई सेल के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद से सेकेंडरी सेल्स में आपको क्या पढ़ना होगा, सेकेंडरी सेल्स में आपको पढ़ना है कॉमर्शियली यूज्ड लीड स्टोरेज बैटरी। आपने देखा होगा
जो लेड स्टोरेज बैटरी आते हैं कॉमर्शियल यूज के लिए, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर उसके बाद से आपको पढ़ना है फ्यूल एंड सोलर सेल्स के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि ईंधन और सोलर सेल के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद से इस आपके पूरी केमिस्ट्री का जो आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है वह है आपका इंट्रोडक्शन टू कोरोजन ऑफ मेटल्स। सॉरी, क्या है आपका इंट्रोडक्शन टू कोरोजन ऑफ मेटल्स, यानी कि जो मेटल्स होते हैं आपको पता है मेटल्स में जंग लग जाते हैं, जिस कारण से क्या हो जाता है मेटल्स का क्षरण हो जाता है। तो उसी के बारे में आपको पढ़ना है कि मेटल्स के अंदर जो है कोरोजन किस प्रकार से होता है, संक्षारण किस प्रकार से होता है। अब इस संक्षारण में कौन कौन से आपको टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने हैं, इस संक्षारण के अंदर जो आपको टॉपिक्स कवर करने होंगे, सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कि डिफिनीशंस, यानी कि जो कोरोजन ऑफ मेटल है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू कोरोजन ऑफ मेटल में सबसे पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे कि कोरोजन होता क्या है, संक्षारण क्या होता है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ कोरोजन, यानी कि संक्षारण के कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें आपको पढ़ना है केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल टाइप्स के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद से आपको पढ़ना है हाइड्रोजन लिबरेशन, और उसके बाद से आपको पढ़ना है ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के आपको जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म और जो है H2 लिबरेशन मैकेनिज्म को आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर उसके बाद से आपको पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ कोरोजन, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि संक्षारण की दर को जो है क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि संक्षारण बहुत ज्यादा तेजी से हो जाता है, यानी कि उसमें आप देखोगे कभी कभी लोहे में जंग बहुत तेजी से लग जाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण रहते हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जो लोहे में बहुत जल्दी जंग लग जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पे हमें डिस्कस करना होगा। उसके बाद से आपका जो लास्ट टॉपिक आने वाला है वह है इंटरनल कोरोजन प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि आपके जो आंतरिक संक्षारण होते हैं, तो आंतरिक संक्षारण होते हैं, ये तो आपका सिर्फ आपका कोरोजन के बारे में हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल कोरोजन प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि जो है आपका आंतरिक रूप से जो संक्षारण लगते हैं उसको किस प्रकार से जो है बचाया जा सकता है, उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो क्या क्या उपाय हैं, सबसे पहला प्यूरिफिकेशन के बारे में आपको पढ़ना है। प्यूरिफिकेशन, या तो हम उसका प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, शुद्धिकरण कर सकते हैं, एलोइंग एंड हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हम कर सकते हैं, यानी कि उसमें मिश्र धातु मिला सकते हैं, यानी कि उसमें धातु मिला सकते हैं, मिश्र धातु, और या फिर हम उसके जो है हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी कि हीट यानी कि ताप उपचार किया जा सकता है। ये तो आपका हो गया इंटरनल कोरोजन। अब अगर आपसे बात की जाए एक्सटर्नल कोरोजन के बारे में, एक्सटर्नल यानी कि जो है बाह्य कोरोजन, जो बाहरी तरीके से बाहरी संक्षारण आपके जो हो जाते हैं, बाहरी संक्षारण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, प्रिवेंटिव यानी कि सुरक्षित उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो बाहरी में आप क्या क्या पढ़ते हो, सबसे पहले आपको पढ़ते हो मेटल्स, यानी कि क्या इसमें किया जाता है एनोडिक कैथोडिक कोटिंग। हम क्या करते हैं मेटल के अंदर, हम क्या करते हैं उसकी कोटिंग कर देते हैं ताकि उस मेटल पे जंग ना लगे। ठीक है, हम क्या कर देते हैं मेटल की कोटिंग कर देते हैं ताकि उस पे जो है जंग ना लगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स के, क्या है ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स। तो इन दो तरीकों के बारे में हमें जो है यहाँ पे पढ़ना है, यानी कि सबसे पहले हम देख लेंगे इंटरनल कोरोजन प्रिवेंटिव मेथड, फिर उसके बाद से हमको पढ़ना है एक्सटर्नल जो है कोरोजन प्रिवेंटिव मेथड के बारे में हमें यहाँ पे आपको जो है डिस्कस करना होगा। तो ये आपके पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस है, जो आपका नया सिलेबस है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं, और प्रत्येक यूनिट ऐसा है कि जिसमें आपको कम से कम 2 से 3 चैप्टर इंक्लूड कर दिया गया है एक साथ, उसको आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। पहले क्या थे, पहले के सिलेबस में ऐसा हुआ करता था कि आज से अगर मैं बात करूं 5 से 6 साल पहले ऐसा होता था कि सारे 4 चैप्टर जो है अलग अलग हुआ करते थे, यानी 15-16 चैप्टर हुआ करते थे। तो ऐसा लगता था स्टूडेंट्स को यार मुझे 15-16 चैप्टर पढ़ने होंगे। तो एग्जामिनर ने क्या सोचा, बोर्ड ने ये सोचा कि एक काम करते हैं इस 15-16 चैप्टर को एक साथ जो है कंबाइन कर देते हैं। तो 3 साल पहले सिलेबस चेंज हुआ था, 3 साल पहले जब सिलेबस चेंज हुआ था तो इसमें क्या कर दिया गया था, इसके जो चैप्टर 15-16 चैप्टर थे इसके चैप्टर्स को कम कर दिया गया। अब दोबारा से सेम वही मेथड अपनाया गया, चैप्टर की जगह इन्होंने यूनिट का नाम दे दिया, और यूनिट में इन्होंने क्या कर दिया कि एक यूनिट में 2-3 चैप्टर को एक साथ इंक्लूड कर दिया है। हालांकि सिलेबस उतना ही बड़ा है, कुछ चीजों को इन्होंने हटा दिया, कुछ चीजों को इन्होंने जो है ऐड कर दिया। हालांकि आपका इस बार का सिलेबस जो भी आपका ऐड हुआ है बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा बिल्कुल आपको हार्ड नहीं लगने दूंगा, मैं आपको बहुत ही आसान से वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगर आपको सारा सिलेबस समझ में आया है तो हमारी वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर हमारी वीडियो पसंद आया हो, सारा का सारा सिलेबस आपको नया सिलेबस समझ में आ गया हो, हमारी वीडियो में कमेंट करके बताएं हाँ सर समझ में आ गया है, और जो है अगर आप वीडियो कैसी लगी ये भी आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जल्दी मैं इस केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट यूनिट का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं आपको लेकर के आऊंगा आपके साथ में, बहुत जल्द लेकर के आने वाला। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे अपना।